गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी गाइज। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि सेकंड लॉ होता क्या है। स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ में क्या है कि जितना फोर्स लगाओगे तुम्हें उतना ही इम्पैक्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम इम्पैक्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स लगाया है उसके ऊपर। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा और कम लगाएंगे तो कम इम्पैक्ट मिलेगा। स्टूडेंट, क्या है कि कोई भी हमने जैसे ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस पर जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना इम्पैक्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है, जितना हम कम लगाएंगे उतना कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्या है द रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज किसका? मोमेंटम, किसकी? बॉडी का। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अप्लाइड द अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब उसको मैं आपको जनरली मैंने बताया था पिछली बार मोमेंटम में कि मोमेंटम क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि आप ये देखिएगा कि मोमेंटम क्या होता है, कि द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। की मोमेंटम क्या है कि हम ऑब्जेक्ट की जो मूविंग है उसको मेजर करते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट, इट इज़ द मास एंड वेलोसिटी। जो यानी कि जिसका प्रोडक्ट है वो क्या, मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो मोमेंटम है वो किसके ऊपर है? मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर मोमेंटम जो है डिपेंड करेगा। ये नहीं कि एक के ही ऊपर क्या है डिपेंड करेगा, क्या है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसके ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, तो हमने यहाँ पे एक बताएंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास एम मूविंग। ठीक है, मास यानी कि ये हमारा एम क्या है, मास, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हमारी क्या है, यू। इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड टू फाइनल वेलोसिटी इन द टाइम बाई टी। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट फोर्स एफ थ्रू आउट द टाइम ऑफ टी। माना कि कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है स्टूडेंट, सपोज कीजिए कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, और यहाँ पे सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है और ये मूव कर रहा है किसके साथ, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, यानी कि f क्या लगाया है यहाँ पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया है, यानी कि f। अब बॉडी हमारी मूविंग कर रही है तो फोर्स लगाया, तो फोर्स हमारा पहले से लग रहा है, ठीक। उसके बाद फोर्स पहले से लग रहा है। अब t, यहाँ पे क्या है t, कुछ टाइम बाद, ये जो हमारा क्या है t, जितने टाइम बाद, कितने वो टाइम हमारा कितना भी हो, कितने भी सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी, या 5 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी है आपका टाइम। तो t टाइम बाद अब इसकी वेलोसिटी किस में चेंज हो गई, v में चेंज हो गई, यानी कि v में चेंज हो गई। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि हमने कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या, हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया। अब वो कोई ऑब्जेक्ट लिया है जो कि हमारा मूव कर रहा है कितने से, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे यहाँ पे क्या है, u, जिस पे कि वो मूव कर, उस पर फोर्स लगाया हुआ है, और ये फोर्स जो पहले से भी लग रहा है। अब क्या है, जब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस पर फोर्स भी लगा हुआ, तो इस पर टी टाइम, जब इस पर हमने टी टाइम लगाया तो टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो यू से किस में चेंज हो गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किस में चेंज हो गई, फाइनल वेलोसिटी में, यानी कि वी में। तो अब इसकी वेलोसिटी किस में वो चेंज हो गई, वी में चेंज हो गई। तो अब हम क्या लेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप यहाँ पे देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या क्या हमारे क्या है, mu। आप इनिशियल वेलोसिटी आप p क्या कहते हैं, i करके भी डिनोट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिनोटेड कर रखा है p1 से, तो p1 यानी कि mu। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फाइनल मोमेंटम
ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, P2 हमारा क्या है, mv। यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने जैसे इनिशियल वेलोसिटी तो pi कर दिया, और फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं आप f भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डिनोटेड करा है, P1 और P2 से डिनोटेड कर दिया है, आपकी चॉइस है। तो f हो गई। अब हम क्या लेंगे, तो हमारा जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा यानी कि वो क्या होगा, P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से हम क्या इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे, यानी कि क्या होगा हमारा mv माइनस mu। अब m क्या है, इसमें हमारे दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, m कॉमन ले लिया, तो m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारा क्या गया, v माइनस u। अब क्या है कि यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, यानी कि आपका है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंट। हमें ये नहीं देखना कि चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द बॉडी, बात ये है कि द रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो अब यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब है मोमेंट यानी कि डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट का कहते हैं कि डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि डेल पी अपॉन टाइम, हमने यहाँ पे टाइम ले लिया है। यहाँ पे क्या हमारा का एम हमारा वही जो कॉमन था, v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस यू अपॉन टाइम। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखेंगे। अगर हमने फिर यहाँ पे हमारा ये बोल रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, रिपीटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा क्या कहते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा फोर्स के, यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ, फोर्स इज अप्लाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो F इज प्रोपोर्शनल, P अपॉन T। अब F इज प्रोपोर्शनल को हम क्या लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल M, जो कि हमारा पहले से कॉमन ले रखा है, V यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब जब हमारे पास फाइनल कोई भी चीज़ अगर हमारे प्रोपोर्शनल में है तो भाई उसको इक्वल में भी तो लाना होगा। तो इक्वल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट यानी कि एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या, F इक्वल टू के एम वी माइनस यू पॉइंट, यहाँ पे के हमने कांस्टेंट ले लिया। वेयर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, यानी कि जो प्रोपोर्शनल आपका जो ये लगा हुआ है इसका क्या कहते हैं, कांस्टेंट में कन्वर्ट है, इक्वल टू करके क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो गया। तो वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। एंड अब आपका ये जो आया u एंड v माइनस यू अपॉन t, ये किसके इक्वल टू है, a यानी कि एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन और रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ये यहाँ पे क्या है हमारा, एक्सीलरेशन होगा या रेट ऑफ द चेंज वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ, हमने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि F इक्वल टू m इंटू a, ये भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो अब जब कोई कांस्टेंट है हमारा, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। भाई कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी फिक्स दे रखी होगी। अब सपोज कि द यूनिट ऑफ द फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू इज ए कांस्टेंट, के बिकम्स 1, के बिकम्स, यानी सपोज के की वैल्यू 1 है हमारी, तो हमारी m की जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर के हमारा इक्वल टू 1 है, न्यूटन हो गया, तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड उसका, ये कभी कभी भी अगर न्यूटन है तभी, अगर ये हमारा इक्वल है तभी हमारा एक्सीलरेशन आएगा, वरना अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जब कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट जो होगा तो उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी। तब हमारे का द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, जो यानी कि इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a। तब हमारे यहाँ पे आएगा F इक्वल टू m इंटू a, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला किसका, फोर्स का फॉर्मूला। तो आपके इस लॉ में आपकी दो चीजें मायने रखती है, एक तो क्या, एक ये दिस फॉर्मूला यानी कि F इक्वल टू m इंटू a, और सेकंड क्या है हमारा कि आपका F क्या, F बराबर m आपका v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a, यानी कि ये दो चीज़ें F बराबर v माइनस यू
अपॉन टी। ये हमारी दो चीज़ें क्या है इसमें, माइनर है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी जो निकाले जाते हैं वो इन्हीं दोनों के ऊपर निकाले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका आता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स ने एक थर्ड लॉ दिया, क्या था, टू एवरी। अब हाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ सेकेंड लॉ में, कि अगर हमारा मोमेंटम फोर्स और ऑब्जेक्ट अगर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारा मोमेंटम इस डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन की तरफ कर रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतना याद रखना। अब न्यूटन्स का क्या आता है, थर्ड लॉ आता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि टू एवरी एक्शन यानी कि जब हम कोई एक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी कि आप सपोज करिए, मैं आपको बता देती हूँ एक ये भी देख लिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी हम एक्शन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट रिएक्शन उसके आएंगे। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रफली एक रॉकेट बना दिया, तो जब हम किसी प्रेशर से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके नीचे जो फ्यूल्स होंगी, मतलब जब आग सी लग रही होगी, तो उसी एयर्स के कारण ये इतनी ऊंचाई पर जितना फोर्स ये एयर के मतलब कि फायर के लगने पर ऊपर की तरफ होगा, उतना ही इसका नीचे की तरफ भी आएगा एयर्स की वजह से। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल एक और मैं बता देती हूँ। जैसे गन है, आपने गन देखी, आप गन में किसी में शूट करते हैं, किसी को गोली चलाते हैं, तो एक प्रेशर से गोली निकली, लेकिन वो आगे की तरफ भी फोर्स लगा, लेकिन उतना ही फोर्स उसके बैक साइड में भी लगेगा, यानी कि जितना आगे लगा उतना ही हमें पीछे लगेगा। आप सपोज करिए हम किसी को पंच करते हैं, पंच करने के लिए हमने गुस्सा मारा, तो हमने फोर्सफुली के साथ पंच किया किसी को, लेकिन वो पंच जो है हमें खुद को भी फील होगा उतना ही बैक पार्ट में। क्यों? बिकॉज इट्स अ नेचुरली फोर्स। तो ये न्यूटन्स का हमारा थर्ड लॉ कहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में। ओके।